नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि चैनल के माध्यम से आपको कक्षागत जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी विषय हैं, उनके वीडियो लेकर चैनल के माध्यम से बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। तो साथियों, आज इसी क्रम में हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का 5वां चैप्टर है विधायिका, उसका समझेंगे और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं, महत्वपूर्ण प्रश्नों और ऑब्जेक्टिव को हम जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। आइए शुरुआत करते हैं विधायिका। सबसे पहले मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। सन 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। इसे बाद में 91वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्यों की विधायकों को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। आइए अभ्यास प्रश्न को जानते हैं। पहला प्रश्न है, आलोक मानता है कि किसी देश को कारगर सरकार की जरूरत होती है तो जनता की भलाई करें। अतः यदि हम सीधे सीधे अपना प्रधानमंत्री और मंत्रीगण चुन लें और शासन का काम उन पर छोड़ दें तो हमें विधायिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप इससे सहमत हैं? और उत्तर का कारण भी दीजिए। वर्तमान समय में आधुनिक व कल्याणकारी राज्यों में विधान पालिका के गठन के बिना सीधे जनता के द्वारा प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल का चुनाव असंभव है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में भी राज्यों के आकार बड़े होने के कारण यह संभव नहीं है कि राष्ट्रपति व मंत्रियों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाए। प्राचीन काल में राजतंत्र में भी राजा को विभिन्न विषयों पर परामर्श करने के लिए एक सभा अथवा समिति हुआ करती थी। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि पहले एक सभा का गठन किया जाए कि वह विभिन्न विषयों पर चर्चा हो, बहस हो, मतदान हो और निर्णय लिया जा सके। प्रजातांत्रिक सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें चर्चा, वाद विवाद, विचार विमर्श अति आवश्यक हैं, जो केवल संसद में ही संभव है। संसद में ही कानून बनने के लिए चर्चा होती है व उसके सभी पक्षों का अध्ययन होता है। बजट पास किया जाता है। मंत्रियों, सरकारों के सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं व आलोचना की जाती है। संविधान में संशोधन किए जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकार के तीनों अंगों का अपना अपना महत्व है व संसद के बिना सरकार का कार्य नामुमकिन है। किसी कक्षा में द्विसदनीय प्रणाली के गुणों पर बहस चल रही थी। चर्चा में निम्नलिखित बातें उभरकर सामने आई। इन तर्कों को पढ़िए और इनसे अपनी सहमति असहमति के कारण बताइए। पहला बिंदु निकल कर आया कि नेहा ने कहा कि द्विसदनीय प्रणाली से कोई उद्देश्य नहीं सधता। तो नेहा के बातों से सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि दूसरे सदन से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। कोई भी दूसरा सदन कमजोर सदन हो सकता है, किसी क्षेत्र में उसकी शक्तियां कम हो सकती हैं, परंतु कोई भी दूसरा सदन निरर्थक नहीं हो सकता। भारत की राज्यसभा कुछ क्षेत्र में विशेष शक्तियां रखती हैं। ब्रिटेन की लॉर्ड सदन
गरिमा व परंपरा का प्रतीक है। अमेरिका की सीनेट अनेक क्षेत्रों में निचले सदन अर्थात प्रतिनिधि सदन से भी अधिक शक्तिशाली है। सामान्य रूप से ऊपरी सदन के निम्न लाभ हैं। ऊपरी सदन निचले सदन की मनमानी का नियंत्रित करता है। निचले सदन द्वारा पारित बिलों का दोबारा विचार विमर्श का अवसर प्रदान करता है। जनमत निर्माण में सहायक होता है। संघीय प्रणाली में दूसरा सदन आवश्यक है। विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला बिंदु कहा है कि शमा का तर्क था कि राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए। शमा का कहना सही है कि इस सदन में योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वह अधिकांश राज्यों में पुरुषंद में योग्य व अनुभवी व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ब्रिटेन की लॉर्ड सदन में खास वर्ग व पृष्ठभूमि के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस प्रकार से भारत और अमेरिका में भी अनुभवी, योग्य व विशेष योग्यता के सदस्यों को सदनों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अगला, त्रिदेव ने कहा कि यदि कोई देश संघीय नहीं है तो फिर दूसरे सदन की जरूरत नहीं रह जाती। त्रिदेव का कहना भी सही है कि जिन राज्यों में संघीय प्रणाली नहीं है वहाँ द्विसंसदीय विधानपालिका की आवश्यकता नहीं है, परंतु दूसरा सदन होने से कुछ न कुछ अवश्य ही उपयोगिता होती है। लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती हैं। लोकसभा व राज्यसभा दोनों संसद के सदन हैं। वह सरकार की जिम्मेवारी दोनों सदनों के प्रति है, परंतु लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा इस क्षेत्र में कमजोर है। निम्न कारणों से लोकसभा का कार्यपालिका पर अधिक प्रभावकारी नियंत्रण होता है। पहला बिंदु है सरकार से विभिन्न तरीके से प्रश्न पूछना, आलोचना करना, काम रोको प्रस्ताव करना, बहिष्कार करना दोनों सदनों का अधिकार है, परंतु सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। सरकार की स्थिरता उसे लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करती है, न कि राज्यसभा में। तीसरा बिंदु है लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, जबकि राज्यसभा का गठन अप्रत्यक्ष चुनाव से किया जाता है, अतः लोकसभा अधिक लोकप्रिय है। धन बिल पहले लोकसभा में प्रवेश कराया जाता है, न कि राज्यसभा में। जब मतभेद की परिस्थिति में लोकसभा व राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, वह लोकसभा का दृष्टिकोण माना जाता है। अगला प्रश्न है लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं, और सहमत हैं तो कारण बताइए। यह कथन काफ़ी हद तक सही है कि लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है, क्योंकि लोकसभा 543 चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है जो 11 अरब से अधिक भारतीय जनता के इच्छा, हित, भावनाएं, अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु इस कार्य को करने के लिए लोकसभा के सदस्यों का सरकार पर नियंत्रण करना भी आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। सरकार की मनमानी पर नियंत्रण करना, जनता के हितों, इच्छाओं व आवश्यकताओं को सरकार तक पहुँचाना भी जनहित को पूरा करने के लिए आवश्यक है, तथा संसद का कार्य जनता के हितों की रक्षा करना होता है। अगला प्रश्न है नीचे संसद को ज़्यादा कारगर बनाने के कुछ प्रस्ताव लिखे जा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अपनी सहमति या असहमति का उल्लेख करें। यह भी बताएं कि इन सुझावों को मानने के क्या प्रभाव होंगे। पहला बिंदु है संसद को अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक काम करना चाहिए। यह विचार सही है कि वर्तमान में अगर संसद के कार्य करने के समय को देखा जाए तो निश्चित रूप से यह समय की आवश्यकता से काम है, क्योंकि संसद का समय काफ़ी समय व्यर्थ के विषयों में नष्ट होता है। अतः संसद की प्रभाविकता को बढ़ाने के लिए व अधिक विषयों का उपयोगितापूर्ण तरीके से निपटारा करने के लिए संसद को अपने कार्य करने का वास्तविक समय बढ़ाना चाहिए। यह जनहित में भी व संसद की दक्षता को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। संसद के सदस्यों की सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। यह कथन भी सही है कि संसद के सदस्यों की उपस्थिति सदन में आवश्यकता से कम पाई जाती है। अधिकांश सदस्य सदन से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे सदन में बिलों पर महत्वपूर्ण विषयों पर उपयोगी आवश्यक विचार विमर्श और चर्चा नहीं हो पाती है। अतः यह सुझाव तुरंत प्रभाव से स्वीकार करने योग्य है कि संसद में एक ऐसी आंतरिक व्यवस्था की जानी चाहिए कि संसद के अधिक से अधिक उपस्थिति को निश्चित किया जाए, बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहने वाले सदस्य को दंडित किया जाए। अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिए कि सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा करने पर सदस्य को दंडित कर सकें। संसदीय कार्यप्रणाली की कार्यविधि में संसद के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद है। अध्यक्ष के पास सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए विभिन्न नियम होते हैं, जिनके आधार पर विभिन्न विषयों पर निर्णय लेता है। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने वाले सदस्यों को भी वह नियम व परंपरा के आधार पर दंड दे सकता है।
अध्यक्ष को निश्चित रूप से इन कार्य के लिए कुछ विवेकी अधिकार होने चाहिए। तो साथियों, विधायिका का पहला भाग आज हमने समझा है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने जाना है। तो साथियों, आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके अपने सुझाव हमें प्रेषित कर सकते हैं। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।